हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सीनिक्स 200। ये वीक 16 की रिकॉर्डिंग करते वक्त वीडियो में एरर आ गई थी, जिसकी वजह से हम इसका वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा से कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल सीनिक्स 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 24 को और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन हम कर पाएंगे जब हम एक एक्सपेक्टेड CAGR निकाल पाएंगे 20% या इससे ऊपर। वीक 16 हमने कंप्लीट किए हैं 14 फरवरी को, फ्राइडे मार्केट क्लोज हुई। देख लेते हैं हमारे सीएनएक्स 200 और 500 के पोर्टफोलियो की क्या रिपोर्ट है। बेसिकली तो मार्केट फ्री फॉल में है तो लॉस ही होगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसको आप जरूर पढ़ें, आपके बेनिफिट के लिए है और इसको पूरा पढ़ें। तो CNX 200 क्या है? CNX 200 200 कंपनियों का एक बुफे है जिसमें 100 लार्ज कैप कंपनीज होती है और 100 मिड कैप कंपनीज होती है। अब 200 कंपनी खरीदना प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसलिए हम इसमें से टॉप 33 कंपनीज, यानी कि जो हमें हमारी स्टडी के बेस पे लगते हैं कि 33 कंपनीज जो बेस्ट है, उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि हर स्टॉक को हम इक्वल वेटेज देते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, तो हर स्टॉक को हम 3% अपने पोर्ट कैपिटल का एलोकेट करते हैं, जिससे कि हमारा 99% पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम इस वीक 3 स्टॉक सेल करने वाले हैं। अब क्योंकि हमारी 33 स्टॉक पॉलिसी है, तो 3 को अगर सेल करते हैं तो 3 को हम रिप्लेस कर देंगे बाय करके। कौन से हैं वो स्टॉक? सीमेन, RVNL, IRDA, इन 3 स्टॉक को हम बेचने वाले हैं। इसमें हमें अच्छा खासा लॉस हुआ है, 9,700, 6,900, 4,300। परसेंटेज टर्म में अगर आप देखेंगे तो 28%, 23% और 14%, जो कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट है लॉस का। और जिनसे हम रिप्लेस करने वाले हैं वो है नौकरी, इंडिगो और भारतीय एयरटेल। ये 3 स्टॉक हम बाय करने वाले हैं, सो दैट कि हमारे थीसिस कंटिन्यूड रहे। अब इसमें CNX 200 में हमें कितना रियलाइज लॉस हुआ है? तो लास्ट वीक तक ये रियलाइज लॉस था 46,000। अभी जो हमने स्टॉक पिछली स्लाइड पे बेचे, उससे इंक्रीज होकर हमारा लॉस हो गया 67,000। अनरियलाइज लॉस लास्ट वीक तक था 54,000। मार्केट टोटली फ्री फॉल में थी। 54 से ये एकदम से इंक्रीज हुआ 1,05,000। टोटलिटी में अगर हम देखें तो हमारा टोटल लॉस हो चुका है 100, रियलाइज्ड प्लस अनरियलाइज्ड। और लास्ट वीक तक था ये, और अब जो हो चुका है 1,72,000। एक ही दिन वीक में 7% का राइज, जो कि एक रियली सब्सटेंशियल अमाउंट है। टोटल पोर्टफोलियो अगर हम देखें 14 लाख हमने इन्वेस्ट किया है। इनिशियली हमने कैपिटल स्टार्ट की थी 10 लाख से। 14 लाख इसलिए क्योंकि हमने 4,64,000 के शेयर बेचे हैं, ये हमारे पास कैश इन होल्डिंग है। तो अल्टीमेटली ये रियलाइज लॉस या अनरियलाइज लॉस, टोटल लॉस हमें हो गया 1,72,000, जो कि 10 लाख का अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 17.3%, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो में 17% का लॉस हो चुका है। तो यही अगर हम इसको कंट्री बेंचमार्क से कंपेयर करें निफ्टी 50 से, तो निफ्टी 50 में भी अच्छा खासा लॉस हुआ है 5.7%। लेकिन हम बिकॉज हाई बीटा ट्रेडर हैं तो हमारा लॉस कहीं ज्यादा है निफ्टी से। हमने अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को 11.6% से। सेम अगर हम इसको CNX 200 का जो बेंचमार्क, जो कि निफ्टी 200 है, अगर उससे कंपेयर करें तो 13,600 से ये 12,500 है। यहाँ पे लॉस हुआ है 8.2% का, जबकि हमने अच्छा खासा ज्यादा लॉस किया 17.3% का लॉस। तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस है 9.1% से, यानी कि हमने ज्यादा लॉस किया है अपने CNX 200 में। रियलाइज लॉस स्टॉक वाइज देखें किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ है, तो ये वो लिस्ट है किस किस स्टॉक में हमने किस डेट को बाय किया है, किस डेट को हमने सेल किया है, सेलिंग प्राइस, बाइंग प्राइस, अमाउंट ऑफ लॉस और परसेंटेज ऑफ लॉस इन ईच स्टॉक। तो बेसिकली रियलाइज स्टॉक जो 67,000 का है, उसकी लिस्ट है। अनरियलाइज्ड हम नेक्स्ट शीट पे देखेंगे क्योंकि वो हमने बेचे नहीं है अभी तक। तो ये हमारा करंट पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर सेल वाले सब चले गए रियलाइज में। ये अनरियलाइज लॉस आप देख सकते हैं, ये जो 0 है ये हमने अभी जस्ट अभी बाय किए हैं। और देखें तो इसमें 2 या 3 स्टॉक हैं, एक स्टॉक ग्रीन है, बाकी 2 और है पॉजिटिव, अदरवाइज सारे ही नेगेटिव है। तो वही सेम जो हम डिस्कस कर चुके हैं, 17.3% हम लॉस कर चुके हैं अपने CNX 200 पोर्टफोलियो में। अब CNX 500 जो कि सेम ही पैटर्न पे है, निफ्टी 500 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। इसमें हम 500 स्टॉक जो कि लिस्टेड है NSE पे, उसमें से हम 150 कंपनियां लार्ज कैप होती हैं, 150 मिड कैप होती हैं और 250 स्मॉल कैप होती हैं। तो इनसे हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं 50 कंपनियों का इन्वेस्ट करने के लिए, और इक्वल वेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम 2% इन्वेस्ट करते हैं हर कंपनी में, जिससे कि हमारा
100% पैसा इन्वेस्ट हो जाए या डिप्लॉय हो जाए मार्केट में। चेंज इन वीक 5 स्टॉक हम बाय करने वाले हैं और 5 स्टॉक हम सेल करने वाले हैं। तो कौन से हैं वो स्टॉक? ये वो है नेशनल एल्युमिनियम, पिरामल फार्मा, IFCI, देन एल्विस लाइफ एंड कॉनकॉर्ड। ये वो स्टॉक है जो हम बेचने वाले हैं। किस स्टॉक पे हमें कितना लॉस हुआ है वो यहाँ पे लिखे है इस कॉलम में, और परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो 20%, 34, 22, 11, 27, इसमें भी आप देखोगे तो एक हैवी अमाउंट में हमें लॉस हुआ है। मुथूट फाइनेंस, कोरोमंडल, आदित्य बिरला, नौकरी एंड भारतीय एयरटेल, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें हम न्यू इन्वेस्टमेंट जो यहाँ से सेल प्रोसीड आएगी वो हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे इन नए स्टॉक्स में। अब रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड लॉस लास्ट वीक तक था 85,000 रियलाइज्ड लॉस। ये जो 5 स्टॉक हमने बेचे हैं इनका लॉस यहाँ पे ऐड हो गया, जिससे कि इंक्रीज हो गया 1,07,000। अनरियलाइज्ड लॉस लास्ट वीक तक था 62,000, इस बार ये सीधा डबल को भी पार कर गया 1,24,000, 23,000। टोटलिटी में देखेंगे तो 1,47,000 से बढ़ के ये हो गया 2,30,000। यहाँ पर भी लगभग 8% का इंक्रीज है लॉस में। तो हमने अभी तक टोटल इन्वेस्ट किया 17 लाख। इनिशियल हमने स्टार्ट किया था 10 लाख से, लेकिन हमने इन्वेस्ट किया 17 लाख क्योंकि हमने 6,95,000 के स्टॉक बेचे भी हैं। ये कुछ अमाउंट नेगेटिव आ गया कैश इन हैंड, यानी कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप पिछली स्लाइड पे जो क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी को आप रिड्यूस कर लेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब 7,70,000 करंट पोजीशन है और 1,23,000 आपका अनरियलाइज लॉस है, तो बेसिकली 23% का लॉस हुआ है। निफ्टी 50 में आपको वही अगेन सेम कंपैरिजन 5.7% निफ्टी गिरा है, लेकिन हम गिरे हैं 23%, तो यानी कि हम 17.4% अंडर परफॉर्म किया, ज्यादा गिरे। सिमिलर अगर इसको निफ्टी 500 से कंपेयर करेंगे तो निफ्टी 500 गिरा है 9.6%, हम गिरे हैं 13.5% से ज्यादा, यानी कि हम टोटलिटी में गिरे हैं 23%। अगेन हम आईबीटा में ट्रेडर हैं तो इसलिए अगेन हमको यहाँ पे नॉर्मल इंडेक्स के कंपेरेटिव काफी ज्यादा लॉस हुआ है। रियलाइज लॉस स्टॉक वाइज किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ है ये वो लिस्ट है। हर जो भी स्टॉक अभी तक हमने बेचे हैं तो ये रियलाइज लॉस है 1,07,000। परसेंटेज टर्म में लॉस आप यहाँ देख सकते हैं, काफी अच्छे खासे अमाउंट में लॉस है। करंट पोर्टफोलियो अभी कैसा दिखता है सीएनएक्स 500, ये वो 50 स्टॉक की लिस्ट है जो अभी सीएनएक्स 500 का पार्ट है। इसमें आपको 2 ही ग्रीन दिख रहे हैं, बाकी सारे रेड दिख रहे हैं और व्हाइट भी थोड़े से कम ही दिख रहे हैं ज्यादातर, यानी कि इससे पता चलती है मार्केट की रियल पोजीशन। एक फ्री फॉल चल रहा है मार्केट में, कोई अच्छी पोजीशन है नहीं यहाँ पे। अब टॉप 10 गेनर एंड लूजर, तो गेनर अब आप देख ही सकते हैं, सिर्फ एक ही गेनर दिख रहा है मुझे, तो बाकी ये पॉजिटिव जरूर है बट नॉट ए बिग गेनर। और लॉसेस टॉप 10 लूजर की लिस्ट तो बहुत ही मतलब डबल डिजिट्स में भी काफी हैवी हो गई है। 28 सबसे मिनिमम लॉस है और हैवीएस्ट लॉस 46% है टू सीएनएक्स 200 में। यही लिस्ट अगर आप सीएनएक्स 500 में देखेंगे, एक की जगह 2 ग्रीन हो गए और बाकी थोड़े नॉर्मल से हैं। और लॉसेस की साइड में तो यहाँ भी भर भर के हैं, कोई कमी नहीं है। तो ये पोजीशन अच्छी नहीं है गेनर और लूजर में, सब मोस्टली आपको लूजर ही दिख रहे हैं जो कि है भी। अब एफआईआई और डीआईआई की क्या एक्टिविटी रही है लास्ट वीक में, 16 वीक जो इस वीक हमने कंप्लीट किया, तो एफआईआई ने अच्छे खासे अमाउंट में बेच सेलिंग की है जो कि है 19,000 करोड़, और डीआई ने ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट बाइंग की है 18,700 करोड़, यानी कि 250 करोड़ से कम बाइंग हुई है इंस्टीट्यूशनल। लेकिन इस 250 करोड़ की कम बाइंग का जो असर दिखा मार्केट में वो बहुत बड़ा दिखा, 631 पॉइंट निफ्टी टूट गया है, यानी कि इसमें एचएनआई और रिटेलर ने भी सेलिंग की है। और वीकली में अगर आप देखेंगे तो ये इतनी बड़ी कैंडल बनाई है निफ्टी ने, यानी कि एक टी फॉल हुआ है यहाँ से, जो पिछले वीक तक थोड़ी उम्मीद नजर आ रही थी कि ये जो बना था बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, देन ऑलमोस्ट कंफर्मेशन तो नहीं हुई थी बट फिर भी लग रहा था कि शायद पॉजिटिव हो जाएगी मार्केट, तो ये बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न जो था ये फेल हो गया और अब इसने एंगल्फिंग को नीचे की उसके भी नीचे जाके क्लोज कर दिया। तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है अब, और ये एक नेगेटिव साइन है। अब हम ऑल दो इसकी पॉसिबिलिटी तो यही है कि अब यहाँ से मार्केट मार्केट गिरेगी, बट फिर भी हम इसके कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि क्या नेक्स्ट वीक इससे नीचे क्लोज होगा, तो मतलब बेरिश एंगल्फिंग कंफर्म हो जाएगी। और अगर यहाँ से अगर चेंज आना होगा तो हमें एक यहाँ पे डोजिट टाइप ऑफ कैंडल मिलनी चाहिए या हैमर टाइप ऑफ कैंडल मिलनी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होगा। बट वीकली बेसिस पे देखेंगे तो मतलब पोजीशन अच्छी नहीं है, पोजीशन ज़्यादा ही खराब है, और अगर इसके बाद कंफर्मेशन आ गई तो और खराब हो जाएगी।
वीकली लॉन्ग टर्म 23 से अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप देख ही सकते हैं ये स्मॉल फॉल, फिर राइज, फिर फॉल, फिर राइज, फिर कंसोलिडेशन, फिर राइज, फिर ऑलमोस्ट स्लो स्लो राइज, देन एकदम से राइज, और फिर ये जो यहाँ से अक्टूबर से फॉल स्टार्ट हुआ, ये अक्टूबर के बाद जो फॉल आया है ये खतरनाक बिल्कुल, ऑलमोस्ट इसने इलेक्शन डे नहीं, इलेक्शन रिजल्ट डे के नीचे आ चुका है ये उस कैंडल पे। और अब अगर ये यहाँ से टूटेगा तो जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रही है जहाँ पे मैक्सिमम कैंडल टच कर रही है वो है आपका 22,000, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम कैंडल यहीं पर टच हो रही थी इस लाइन पर जो कि है 22,000। तो इससे हमें पता चलता है कि 22,000 मार्केट में एक अच्छा स्पॉट है, इस पे मार्केट को रुकना चाहिए, एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ से टूटा तो मतलब मार्केट बहुत ही पोजीशन खराब हो जाएंगी, फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 20,000 से 19,000 के बीच में, जो कि आपका ये एरिया है। लेट्स सी, इतना बुरा होना नहीं चाहिए, 22,000 पे मार्केट रुक जानी चाहिए। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होगा। निफ्टी 50 मंथली बेसिस पे देखें तो लास्ट 12 मंथ्स की पोजीशन ये है कि एफआईआई कंटिन्यूसली सेलिंग मोड में है। 1 2 3 महीने ही 4 महीने हैं जो आपको पॉजिटिव दिखेंगे, 3,000, 2,000, 5,000 और 12,000। इसके अलावा सारे ही रेड के फिगर है। 3,84,000 एफआईआई बेच चुका लास्ट 12 मंथ्स में। डीआईआई ने उससे ज्यादा खरीदा है, 6,13,000 करोड़, यानी कि 2,28,000 करोड़ ज्यादा खरीदा डीआईआई ने। और इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी हुआ क्या है, डीआईआई का कैश इन हैंड ही घटा है, मार्केट में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, सिर्फ 1,200 पॉइंट का ही राइज है निफ्टी लेवल पे, जो कि आप यहाँ कैंडल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि यहाँ से 24 स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यूस राइज टिल सितंबर, और उसके बाद ये कंटिन्यूस फॉल। तो अब ये ऑल दो मंथ आधा ही हुआ है फरवरी, लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट इस डोजी को कंफर्म करते हुए कि मार्केट अपना पैटर्न कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड है, बियरिश कैंडल बनती जा रही है, ऑल दो अभी मंथ बाकी है, बट मोस्ट लाइकली ये नेगेटिव ही बनेगी। और इसमें अगर आप देखें तो इस केस में भी मुझे सपोर्ट 22,000 ही दिखता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जनवरी की कैंडल, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई की और जून की भी, इवन ये 6 की 6 कैंडल जो है वो इस सपोर्ट को, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 22,000, इस पे इन सभी ने टच किया है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए और ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 6 महीने का सपोर्ट अपने आप में एक बड़ा सपोर्ट होता है। एनुअल लेवल पे अगर हम चेक करें तो एफआईआई ने पिछले 5 सालों में बेचा है 7,41,000 करोड़, जो कि एक रियली बिग अमाउंट है। और अगर आप देखो 2020 में तो उन्होंने बाइंग की थी 65,000 करोड़, बट देखा जाए तो उसके बाद 5वां साल अब स्टार्ट हो गया है और बैक टू बैक वो बेच ही रहे हैं। 7,41,000 बेच चुके हैं और डीआईआई अच्छा खासा खरीद चुके हैं। तो एनुअल लेवल पे तो अभी भी ऑल्दो एफआईआई की तरफ से सेलिंग जरूर है, लेकिन डीआईआई अच्छा खासा खरीद पा रहा है। तो यानी कि अभी एनुअल लेवल पे तो लॉस या बेयरिश मार्केट ट्रेंड नहीं दिख रहा है। बनेगा या नहीं बनेगा वो हमें इन फ्यूचर पता चलेगा आने वाले टाइम में, बट अभी एनुअल लेवल पे मैं कहूँगा मार्केट में ऐसा कोई पैनिक है नहीं। अब एक है रीजन टू वरी, जो कि हम कभी कभार एक्स्ट्रा एनालिसिस करते हैं। तो उसमें ये है कि जो एफआईआई और डीआई की जो होल्डिंग थी अक्टूबर में, एफआईआई ने की होल्डिंग जो है गिर चुकी है 71.1 लाख करोड़। ऑल तो डीआईआई की भी गिरी होगी, लेकिन डीआईआई का डेटा आया नहीं है अक्टूबर का, सिर्फ सितंबर तक का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो कि था 76.8 लाख करोड़। अब अगर हम कैश कैलकुलेट करना चाहते हैं कि डीआईआई कब तक सपोर्ट कर पाएंगे इंडियन मार्केट को, तो उसको जानने का तरीका ये है कि कैश होल्डिंग जो म्यूचुअल फंड्स की है नवंबर 24 को जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग है 1.8 लाख करोड़। तो 1.8 लाख करोड़ इनके पास कैश इन हैंड था, यानी कि अगर एफआईआई इतना बेच दे तो ये खरीद पाएंगे, राइट। न्यूज सिप आया है दिसंबर से लेकर फरवरी तक 50,000 करोड़, और इन्वेस्ट किया है डीआईआई ने दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी 3 महीने में वो 1.5 लाख करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, जो कि हमने हमारे पिछले मंथली स्लाइड पे देखा था कि मंथ ऑन मंथ डीआईआई कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब अगर इतना हो गया है तो उसके बाद होगा क्या, उसके बाद यही होगा कि 0.8 लाख करोड़ अब कैश इन हैंड है डीआईआई के पास। यानी कि यहाँ से अगर इस देखे तो आप मैक्सिमम 2 महीने ही डीआईआई बाइंग कर पाएगा। 2 महीनों में उसकी फ्रेश सिप यानी कि जो कि लगभग 30,000 करोड़ होगी, और 0.8 यानी कि 1,10,000 करोड़ के करीब उसके पास कैश होगा। तो 1 लाख करोड़ एक ऐसा अमाउंट है जो चाहे तो एफआईआई 1 महीने में भी बेच सकता है, और मान लो 1 महीने में ना बेचे 2 महीने में बेचता है, तो 2 महीने बाद क्या होगा,
2 महीने बाद मार्केट को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा DII के लिए, क्योंकि देखो FII जो होता है वो एक स्मार्ट मनी होता है, उसको पैसा, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से पैसा लगा रहा है, वो होल्ड कर सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन DII के पास क्या होता है, पब्लिक का पैसा होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। जैसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न नेगेटिव होने स्टार्ट होते हैं ना, पब्लिक पैनिक करती है, वो कहते हैं कि छोड़ो, जितना हो गया लॉस वो हो गया, अब जितना पैसा बचा उसको निकाल लो। तो जब DII का अमाउंट तब गिरता है जब म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन आने लगते हैं। जब म्यूचुअल फंड में रिडीम के रिक्वेस्ट आते हैं पब्लिक से, तो DII को ना चाहते हुए भी मार्केट में सेलिंग करनी पड़ती है, और FII पहले से ही सेलिंग कर रहा है मार्केट में। तो दोनों का वो जो कॉकटेल कॉम्बिनेशन बनेगा ना, वो मार्केट को एकदम सीवियर फॉल से नीचे लेके आएगा। और वही वो पीरियड होता है जिस टाइम पे मार्केट का बॉटम बनता है। यानी कि बॉटम इन द सेंस कि पब्लिक को मोस्ट ज्यादा से ज्यादा पैनिक कब किया जा सकता है, जब DII की सेलिंग आनी स्टार्ट होगी ना, तो मतलब वो पीरियड है कि पब्लिक पैनिक हो चुकी है। यूफोरिया का जो पीरियड चल रहा था वो कम्प्लीटली बिल्कुल अपने बॉटम तक पहुंच गया है। अब यहाँ से सिर्फ लोगों को खतरा ही खतरा या डाउन बॉटम ही बॉटम नजर आता है, और वही टाइम पीरियड होता है जहाँ से FII रिवर्स मार्केट को करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि DII की मजबूरी बन जाएगी बेचना। और ये बात FII को भी पता है कि अब इसे बेचना पड़ेगा और मैं अब यहाँ से खरीदूंगा, तो वो वहीं से फ्यूचर ऑप्शन और इक्विटी सब लॉन्ग कर देगा। ये नॉर्मल टेंडेंसी है, साइकोलॉजी है मार्केट की। ये एक मनी कंट्रोल का चार्ट है। इसके अकॉर्डिंग 2012 से लेके और 24 नहीं 2012 से नहीं, जून से लेके अक्टूबर 24 नहीं, हाँ सही है, ये 2012 से है। 2012 से 12 ईयर लो है, तो ये 2012 से लेके 2024 तक की रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग ये इसमें ये दिखाया गया है कि पहले 2012 में जो DII की होल्डिंग होती थी वो लगभग 10 से 11% होती थी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, और FII की जो होल्डिंग होती थी वो 15 से 16% से होती थी, जो कि हाई लेवल तक गई 20% तक, 20 साढ़े 20 तक। और DII की जो है कंटिन्यूस पहले डाउन रही, मोदी गवर्नमेंट आई यहाँ पे कहीं 14 में, और उसके बाद ये राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसमें लोगों में कॉन्फिडेंस आया और लोगों ने खूब पैसा लगाया। अब वो मोदी गवर्नमेंट कह लो या मार्केट अवेयरनेस कह लो, जो भी रीजन रहा, मतलब ये वो एक टाइम पीरियड रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट पब्लिक की तरफ से आया है। जब पब्लिक की तरफ से सिप आया है तो पब्लिक ने पैसा मार्केट में लगा है और DII की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। फिर बीच में ये 2020 वाला फॉल है जिसमें DII, ये फॉल इसलिए है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मार्केट से आउट हो गया, इसका मतलब ये है कि बेसिकली ओनरशिप दिखा रहे हैं कि उसकी ओनरशिप कितने परसेंटेज है। यानी कि जब आप ये सोचो कि जब स्टॉक की वैल्यू गिरती है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी घट जाता है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन जब घटता है ना, तो उसमें सबसे पहले जो एग्जिट करते हैं ना वो FII करते हैं, यानी कि नॉर्मल पब्लिक करते हैं, तो DII सबसे पहले एग्जिट करता है क्योंकि उसके पे ऊपर प्रेशर होता है बेचने का। फिर अभी करंट पोजीशन ये है कि ऑलमोस्ट ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, और शायद ये जैसे ही न्यू डेटा आएगा DII का, तो मोस्ट लाइकली शायद अब इसने ऊपर निकल गए हैं FII के डेटा से। जैसे कि आई थिंक ये ऐसा होगा कि शायद ये यूं क्रॉस कर जाएगा इसको, पर पता चल जाएगा हमें नेक्स्ट 1-2 महीने में जब फ्रेश डेटा आ जाएगा। अभी तो जो ये डेटा है ये अक्टूबर 24 तक का है, और इस DII का सितंबर तक का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। अपनी ये लास्ट स्लाइड थी।